आइए भैया आइए, बड़ा इजी पार्ट है, क्योंकि आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग अपना कंटेंट सीख चुके हो, इसलिए सारे के सारे प्रोविजन अब बन चुके हैं आपके लिए बहुत ज्यादा आसान। एक बात बताओ यारो, व्हेन इट कम्स टू दी ड्यूटी ऑफ बेलर एंड बेली, तो कॉमन सेंस है यार, जिस पर्सन ने किसी पर्सन को, दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर की थी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो पर्सन कौन है? वह बेलर। जिसको किया गया वो थी बेली। अब मुझे बताओ, अगर बेली के पास सामान जब तक रखा हुआ है तो क्या वहां पर बेली की कोई ड्यूटी नहीं बनती क्या? लेट्स सपोज, मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, अगर मैं जूम कार कंपनी से एक गाड़ी लेके घूमने निकल गया, तो जब तक गाड़ी मेरे पास रहेगी मेरी ड्यूटी नहीं है गाड़ी के रिगार्डिंग, या ऐसे ठोकता फिरता रहूं उसको मैं? नहीं सर, ड्यूटी बनती है। याद का एग्जांपल भी आप लोगों को मैंने दिया था कि अगर उसको कोई भी नुकसान हुआ, गाड़ी को कोई भी सामान नुकसान हुआ, गंदी हो गई, सड़ गई, जो कि मेंशन नहीं था पहले से, तो वॉशिंग का चार्जेस, रिमेंबर, एडिशनल चार्जेस, ठुकने का चार्ज, जो भी डैमेज हुआ, कौन पे करेगा भाई? वो बेली पे करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो वही पार्ट यहां पर पढ़ने वाले हैं। आओ पढ़ते हैं इस बात को क्या क्या लिखा हुआ है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बड़ा आसान पार्ट है। बोला भैया बात बताओ, बेली की ड्यूटीज क्या क्या बनती है? सेक्शन नंबर 151 कहता है कि सुनो, पहला कहता है टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स। नॉर्मली अगर मैं इस बात को तुम्हें समझाना चाहूं ना, दिखाता हूं, समझना बहुत ध्यान से। जब ये बात की गई, सुनना ध्यान से बात को, टू पर्सन गाइस, समझना। लेट्स सपोज ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। मैंने कहा ये कौन है जिसने गुड्स की डिलीवरी दी? ये कौन है बेटा? ये है बेलर। कौन है ये? बेलर। कुछ पूछूंगा, रिप्लाई करना, उसके बाद ये पूरा टॉपिक तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा अपने आप से। बेलर ने, एक पर्सन है दूसरा बेली, एक पर्सन दूसरा कौन है? बेली। सर ड्राइंग बड़ी खराब है। हाँ बेटा ऐसी है ड्राइंग, क्या करूं बताओ, मेरे मन में आया। ये कौन है बेटा? बेली। मेरा एक प्रश्न बनता है यारो, जब बेलर ने इसको गुड्स डिलीवर की थी, लेट्स सपोज कार दिया, फर्नीचर, कोई भी सामान दिया, जो गुड्स दी गई, कौन सी गुड्स है? ओनली मूवेबल गुड्स। जो मूवेबल गुड्स दी गई, उसको जब इसने डिलीवर किया, इसको, किसको? बेली को। तो सोच के देखो, जब तक वो गुड्स इस बेली के पास रहेंगी, तो बेली की कुछ ड्यूटी नहीं बनती क्या? सर ड्यूटी क्या बनती है? सुनो बात ध्यान से, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो आपका टॉपिक आएगा फाइंडर ऑफ गुड्स, कि जिसको सामान मिलता है उसके साथ में राइट क्या दिए गए हैं उसके पास में। तो यही सेम राइट है, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं, द राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स विल बी सेम एज द राइट ऑफ द बेली। ये हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये आ गया तो वो टॉपिक अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। हैंड टू अभी के अभी सुनो, जवाब दो यार। जिसके पास सामान रखा हुआ किसी दूसरे पर्सन का, यूज करने के लिए दिया, पर्पस के लिए दिया, तो क्या उसकी ड्यूटी है नहीं है कि वो प्रॉपर केयर करे गुड्स का? बताओ, टू मेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स। भाई सिंपल सी बात, आपके पास जब तक सामान रखा हुआ है, आप उन गुड्स का प्रॉपर केयर करो। कैसे? एज योर ओन। जब अपने पास आपका सामान होता है, उस तरीके से आप उसका सामान का ध्यान रखो, नंबर वन। नंबर टू, क्या बेली की ड्यूटी नहीं है कि जैसे ही पर्पस पूरा हुआ वो गुड्स को रिटर्न कर दे? हाँ या ना बोलो, सोचो, लगाओ दिमाग, कि रिटर्न द गुड्स। भाई जैसे जिस पर्पस के लिए सामान दिया गया था, पर्पस पूरा, तो भैया सामान वापस करो, गुड्स वापस करनी पड़ेगी। नंबर टू। नंबर थ्री, मुझे बताओ, अगर मान लीजिए सिंपली गुड्स को कोई भी नुकसान होता है, जो गुड्स जब तक पोजीशन में थी, किसके? बेली के पोजीशन में थी, कंट्रोल में थी, अगर गुड्स को किसी भी तरीके का डैमेज होता है, तो उस डैमेज के लिए, चाहे वो डैमेज ऑर्डिनरी हो, 2 पॉइंट इसमें लिख रहा हूं मैं, चाहे वो डैमेज ऑर्डिनरी डैमेज हो और चाहे वो हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज, जो आपने मेंशन किया ही नहीं था। तो ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है बेटा? नॉर्मल केसेस में अगर मैं बोलूं कि जिस चीज के लिए, जिन डैमेजेस के लिए बेलर ने पहले ही बोल दिया था, जिनकी कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका था, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है जिसके बारे में पहले से बेलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं गया था भैया। अब मैंने लिख के लेके गया था क्या कि हाँ आप मुझे अपना फर्नीचर दो, मैं इसका पूरा तोड़ फोड़ कर कचूमर बना दूंगा, ऐसा कुछ? आंसर इज नो। अब चाहे घर के अंदर मान लो चूहे काट के चले गए आपके सामान को, क्या बोलोगे भैया? कोई बात नहीं। नहीं, तो लोग कहता है भैया डैमेज के लिए कंपनसेट करना, आई कैन यूज इंडेमनीफाई करना, लॉस को बियर करने वाला काम भी किसका है मेरे लाल? वो बेली का ही होता है। तो कॉमन सेंस लगाओ कि ये सिंपल प्रोविजन है, मुश्किल प्रोविजन है? कॉमन सेंस सिंपल प्रोविजन है भाई। वापस देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सब ड्यूटी किसकी है? ये ड्यूटी बेली की बनती है अगेंस्ट द बेलर, अगेंस्ट द बेलर। वही हम पढ़ रहे हैं, आओ दिखाता हूं, सुनना। तो पहला बोला भाई, कह रहा है टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, जो सामान उसके पास रखा हुआ है उनका प्रॉपर केयर करे। पढ़ना कैसे? कह रहा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 51, क्या कहता है सेक्शन? पढ़ना, इट्स द ड्यूटी ऑफ द बेली टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम।
जो सामान उसे बेल मतलब दिया गया, डिलीवर किया गया, उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखे। बेल का मतलब पढ़ चुके हो, बेल मतलब डिलीवर्ड। जो गुड्स उसे डिलीवर की गई हैं बेटे, उसका सामान का ध्यान ऐसे रखो जैसे तुम्हारा खुद का हो। आगे पढ़ना क्या कह रहा है, बेली शुड टेक केयर ऑफ द गुड्स एज एन ऑर्डिनरी मैन, जैसे सामान्य तौर पर आदमी अपने सामान का ध्यान रखता है। क्या बोलूंगा, विल टेक केयर ऑफ द गुड्स एज सेम एज, कौन सा, सेम वैल्यू, क्वालिटी और क्वांटिटी। मतलब इन शॉर्ट, जैसे आप अपने सामान का ध्यान रखते हो जिस क्वांटिटी में, जिस वैल्यू को ध्यान रखते हुए, उसी तरीके से आपको उसके सामान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आई एम यूजिंग द वर्ड वैल्यू, क्वांटिटी, क्वालिटीज का मतलब ये होता है भाई जैसी दी गई थी वैसा लेके जाना है, वैसा ध्यान रखना है। ये नहीं कि एग्जांपल तोड़ फोड़ दोगे उसको आप या नुकसान पहुंचा दोगे, नुकसान पहुंचाया लायबिलिटी तुम्हारी है, रिमेंबर। अब पढ़ना क्या कह रहा है, आगे पढ़ना कह रहा है सर, मैं इसी पॉइंट के पार्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सुनने ध्यान से। ये बेसिक पॉइंट था कि प्रॉपर ध्यान रखो जैसे आपका सामान हो। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सर एक बात बताओ, Does if the Bailey takes due care of the goods, अब बताओ ना, बेली ने अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा, प्रॉपर ध्यान रखा, जो उसका प्रॉपर केयर का पार्ट था वैसे रखा, और फिर भी नुकसान हो गया, सुनने क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखने के बाद, प्रॉपर केयर करने के बाद भी अगर गुड्स को नुकसान हो जाए, गुड्स को डैमेज पहुंच जाए, तो क्या इसके लिए बेली लायबल होगा? प्रॉपर केयर करने के बाद बोल रहा हूं मैं, आंसर इज नो। याद रखना, तो याद रखना हमेशा बेटा, अगर बेली के पास सामान है ना, और अगर उसने प्रॉपर केयर भी किया और फिर भी नुकसान हो गया, बेली कभी लायबल नहीं होता। लेकिन 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 प्रॉपर केयर नहीं किया तो लायबल है। तो ये दो ही प्रोविजन यहां पे लिखे, पढ़ना क्या कर रहा है, इफ द बेली टेक्स केयर ऑफ द गुड, देन ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी लॉस, वो किसी भी चीज के लिए लॉस के लिए लायबल नहीं है जो कि गुड्स को हुआ, किसी वजह डिटेरियोरेशन ऑफ सच गुड्स। मतलब भैया सिंपल सी बात, गुड्स का बिगड़ना, डिटेरियोरेशन मतलब होता है बिगड़ना, बिगड़ना। अगर गुड्स बिगड़ गई, पहले जैसी नहीं रही, उसे बोलते हैं बिगड़ना बोलते हैं। तो ऐसी चीजें के लिए कभी भी उस लॉस के लिए बेली लायबल नहीं होता मेरे लाल, ध्यान रखना हमेशा। और पढ़ना कह रहा ऑल्सो बेली नीड्स टू टेक द सेम डिग्री ऑफ केयर ऑफ गुड्स, हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले आ चुका पहले प्रोविजन कि भाई जिस तरीके से सेम डिग्री मतलब जैसे आप अपना सामान ध्यान रखता वैसे ही आपको बेलमेंट वाले सामान का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो ग्रेशियस था या नहीं था। इन शॉर्ट, जानबूझकर किया नहीं किया, लेकिन ध्यान रखना अगर प्रॉपर केयर वाला पार्ट नहीं मिला ना, तो बेली विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बेली की ही लायबिलिटी है, बेली ही लॉस बियर करेगा। आगे कह रहा आगे पढ़ो, हाउएवर बेली इज नॉट लायबल फॉर एनी लॉस ऑन हैपनिंग ऑफ, ये वर्ड समझना बेटा, आपने एक वर्ड सुना है, ऑन एक्ट ऑफ गॉड। भाई एग्जांपल मान लो अर्थक्वेक आ गया, बारिश में भीग गया, तो क्वेश्चन इज सिंपल सी बात समझना, आपने प्रॉपर केयर की बट सामान ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो कॉमन सेंस लगाओ ना यारो। अगर गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गया, एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, घोड़ा था, घोड़ा एग्जांपल, लेट्स सपोज कि मैंने, एक पर्सन ने मुझे एक हॉर्स डिलीवर किया, कहानी सुनना, रियल समझता हूं, एक पर्सन ने मुझे एक घोड़ा डिलीवर किया, हॉर्स डिलीवर किया, किस लिए, यूज करने के लिए, एक महीने में घोड़ा चाहिए था, घोड़ा ले लिया मैंने, ठीक है। अब घोड़ा अच्छा भला मैंने पूरा ध्यान रखा उसका, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई भैया, घोड़ा मर गया भैया, उसकी मृत्यु उस दिन की लिखी हुई थी, तो क्या उसके मरने से, प्रॉपर केयर होने के बाद की बात बता रहा हूं मैं, नेचुरल तरीके से अगर उस घोड़े की डेथ हो जाती है, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है? क्या एक्ट ऑफ गॉड है? या मान लो कहता हूं भाई कि तुम्हारी गुड्स का पहले से कोई पब्लिक एनिमी था, जो सामान तुमने दिया उसमें कोई और एनिमी था, दुश्मन था, तो ऐसे केसेस के अंदर ध्यान रखना, आपने अगर प्रॉपर ध्यान रखा है तो ऑलवेज रिमेंबर आपकी लायबिलिटी नहीं बनती, उस केस में नहीं बनती। तो एक बात समझ में, कॉमन चीज क्या समझ में आई कि ये प्रोविजन क्या कहता है, समझना, ये प्रोविजन कहता है मेरे भाई कि अगर आपकी ड्यूटी है एज ए बेली कि आप उस गुड्स का प्रॉपर ध्यान रखो। नंबर 1 क्या सीखा, प्रॉपर ध्यान ऐसे रखो कि जैसे आपकी खुद की गुड्स हो, एज योर ओन, रिमेंबर। नंबर 2, आपने प्रॉपर ध्यान रखा फिर भी नुकसान हुआ, आपकी लायबिलिटी नहीं है, बेली की लायबिलिटी नहीं बनती। नंबर 3 बोला, आप अगर ये लॉस हुआ प्रॉपर ध्यान रखने के बाद भी, बट इट इज ए केस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। एग्जाम्पल, एक मूवी आई थी, मैं नाम बताता हूँ, ओ माई गॉड की मूवी थी, रिमेंबर, ओ माई गॉड, OMG, आपने देखी हो तो पहले वाली। तो वहां पर ना एक वो शॉप ना अर्थक्वेक आता है और जो शॉप बहुत पुरानी शॉप होती है गिर जाती है। नाउ प्लीज टेल मी उसमें क्या था, एक्ट ऑफ गॉड। भाई ऐसी चीजें जिनको पहले से डिस्क्राइब नहीं किया गया, जिनका होना पहले से फिक्स नहीं है, नेचुरली तरीके से हो सकती हैं, तो ऐसे कैसे मुझे बताओ ना भाई, सुनामी है, अर्थक्वेक है, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, तो अगर उसमें नुकसान हो गया तो लायबिलिटी तुम्हारी है क्या? तो उसके लायबिलिटी तुम्हारी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे प्रॉपर केयर ना करने की वजह से, फोर्थ पॉइंट, अगर लॉस हुआ यू विल बी हेल्ड लायबल, यू शुड इंडेमनीफाई, यू शुड कंपनसेट टू द बेलर अगेंस्ट द लॉसेस। याद रहेगा, आगे आता हूं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, कौन सा, बेली की फर्स्ट ड्यूटी। सर इसको ऐसे ही पढ़ना, हाँ बेटा इसको ऐसे ही पढ़ना है, एज इट इज याद रखना अपने पास में, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि
हम आओ बेटा कंसेप्ट सिखाते हैं इसके अंदर। लीगल पार्ट में यहाँ पर ड्यूटी का पार्ट पढ़ रहे हो कि किन किन चीजों के लिए वो बाउंड है, और आपको ऐसा एज इट इज जो नोट्स आपको मैंने दिए हैं ये ऐसे ही लिखने हैं एग्जाम के अंदर, पॉइंट आएगा जब, ठीक है। ओके आगे आता हूं, चलो भैया नेक्स्ट पे आया, कह रहा सर अगला, नॉट टू मेक अनऑथोराइज यूज ऑफ द गुड्स। कैन यू प्लीज टेल मी गाइज, आपके पास कोई सामान रखा हुआ है और जिसकी अनुमति आपको नहीं थी, ऐसा यूज आपने किया। अनऑथोराइज यूज का मीनिंग क्या होता है भाई, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो जिस पर्पस के लिए आपको सामान दिया गया था, अगर आपने उस पर्पस के अलावा, आई कैन यूज द वर्ड अगेंस्ट द स्पेसिफाइड पर्पस, क्या बोलूंगा, अगेंस्ट द स्पेसिफाइड पर्पस। स्पेसिफाइड पर्पस का मतलब भाई जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट में जो बताया गया था, स्पेसिफाई इन द कॉन्ट्रैक्ट। जब आपने बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पर आपको कुछ अथॉरिटीज दी गई थी सामान के ऊपर, वो पर्पस अगर आपको पूरा किया उसे बोलते हैं ऑथोराइज यूज, उसे बोलते हैं ऑथोराइज यूज। जिस पर्पस के लिए मैंने लिया मैं यूज कर रहा हूं। बट अनऑथोराइज का मतलब क्या है, एग्जांपल के लिए मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, याद करो कि मैंने गाड़ी ली और गाड़ी ली थी बैंक लूटने के लिए, लूटने की गाड़ी दी थी मेरे को, नहीं ना, तो पॉइंट क्या बोलूंगा, अनऑथोराइज यूज अगर आप करते हो तो ऐसे केस में ध्यान रखना आपको अलाउड नहीं है, आपकी ड्यूटी आपने फुलफिल नहीं की है, तो ऐसे केस में आपको जो भी लॉस हुआ, नुकसान होगा, वो सामने वाले बिलर को पे करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी बनती है। पढ़ना क्या कह रहा है सर, एज पर सेक्शन 153 कहता है द बेली शेल नॉट मेक एनी अनऑथोराइज यूज, बेली कोई भी अनऑथोराइज यूज ना ले उस सामान का। पहली बात, कौन सा, जो बूट बेल की गई, आगे पढ़ना, इन केस ही मेक्स एनी अनऑथोराइज यूज, तो बताओ ना यारो, अगर कोई अनऑथोराइज यूज कर लेता है तो यहां पर पहली बात तो लॉस देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर बेलर को ये समझ में आ गया कि ये प्रॉपर यूज नहीं कर रहा, जिस पर्पस के लिए सामान लिया वो उस तरीके से यूज नहीं कर रहा, तो यहां पे दो राइट बनते हैं। पहला राइट है बेलर का कि बेलर आपके बेलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, वो वहीं पर रोक कर आपको, आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर आपसे सामान वापस लेने का अधिकार रखता है। दूसरा, जो नुकसान हुआ वो भी आपसे लेने का अधिकार रखता है। दो राइट हैं, तो पहला क्या बोलेंगे, सर इन दैट केस द बेलर कैन टर्मिनेट द बेलमेंट, बेलर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बेटे टर्मिनेट कर सकता है। दूसरा क्या बोलूंगा, बेलर कैन ऑल्सो क्लेम फॉर डैमेजेस, वो आपसे मॉनेटरी कंपनसेशन, डैमेज मतलब क्या होता है, डैमेज मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन, बेलर को जो नुकसान हुआ अनऑथोराइज यूज करने की वजह से, वो आपसे पैसा मांग सकता है उस लॉस के लिए। किस लिए, गुड्स बेल ड्यू टू अनऑथोराइज यूज, आपके अनऑथोराइज यूज की वजह से जो नुकसान हुआ उसके लिए भी आपसे पैसा ले सकता है, याद रखना। तो दो बात कौन सी है, आपको अनऑथोराइज यूज नहीं करना, किया तो बेलर के पास राइट है कि वो टर्मिनेट कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को, और टर्मिनेशन में उसकी लायबिलिटी नहीं, ध्यान रखना, लायबिलिटी उसकी नहीं, बेलर की लायबिलिटी नहीं है, बेलर तो आपसे उल्टा पैसा मांग लेगा कि निकाल डैमेजेस। क्लियर हो गया, 1 और 2 समझ में आया। तो पहला क्या बोला भाई, प्रॉपर केयर करो। नंबर 2 इज अनऑथोराइज यूज करना नहीं करना, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ओके, और ऐसा भी नहीं कि आपने नहीं किया, थर्ड पार्टी ने कर लिया, ना ना ना, बेली के दोस्त ने कर लिया, मेरे भाई ने कर लिया, नहीं, ये ड्यूटी आपकी, कोई भी ना करे उसका अनऑथोराइज यूज। क्लियर हो गया, आगे आता हूं। चलो भैया थर्ड पे आते हैं। सर ये इजी पार्ट है, हाँ इजी, तभी तो बेटा इसको रीडिंग पार्ट में समझ रहे हैं प्रॉपर डिटेल के अंदर। अब 1 बाय 1 समझना इन पार्ट को, ठीक है। मैंने एक क्या किया, मैंने पैराग्राफ्स को ही, देखो चेक कर पा रहे हो, मैंने पैराग्राफ को ही ब्रेक कर दिया ताकि तुम्हें सिंगल सिंगल लाइन में प्रोविजन याद रहे बेटा, और कुछ स्किप ना हो जाए, ठीक है। और जितना बता रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरी श्योरिटी है, गारंटी है। इतना कर लो, इट इज मोर 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 देन इनफ बेटा। चले अब पढ़ना, कीप्स गुड्स सेपरेट फ्रॉम द ओन गुड्स। अब बात समझना यारो, पॉइंट समझना। नॉर्मली अगर आपको कोई ऐसा सामान दिया गया जो सामान मिक्स होने के चांसेस हैं, भाई खाने पीने का आइटम था रिमेंबर, या बाकी कोई आइटम था, तो क्वेश्चन ये आता है कि जहां पर गुड्स को बेल किया गया और वो गुड्स आपके पर्सनल सामान के साथ में मिक्स हो सकता है, और मिक्स होने की वजह से बाद में पहचानना मुश्किल हो सकता है कि भैया सामान किसका था। ऑयल वाला एग्जांपल है, मान लो कोई सेपरेट ऑयल लिया था, आपने वो ऑयल मिक्स कर दिया, अब सेपरेट तो नहीं हो पाएगा भाई। अब बात समझना क्या बोल रहा हूं, मेरे पास एक पर्टिकुलर ऑयल था और मेरे को किसी पर्सन ने ऑयल दिया था कि रख लो भाई, यूज कर लो, रिमेंबर अपने पास रखना एक महीने के लिए, आपको पैसा दूंगा उसके बदले में, पर्पस था ना मेरा। अब अगर मैंने अपने गुड्स को आपस में क्या कर लिया बेटा, सुनना क्या बोल रहा हूं, गुड्स को अगर अपने सामान के साथ मिलाया, भाई फर्नीचर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, याद करो, गाड़ी एग्जांपल लिया था, अपने सामान के साथ अगर आपने मिला दिया एज ए बेली, तो उस केस में याद रखना कुछ प्रोविजन कहते हैं। नंबर 1 सुनना, पहला प्रोविजन तो कि अगर आपने अपने सामान के साथ गुड्स को मिक्स कर लिया तो उस मिक्सचर के अंदर
पहले तो क्या था, पहले तो बेलर के पास सिर्फ राइट अपने गुड्स के ऊपर था, अब आपकी गुड्स पे भी उसका अधिकार बन जाएगा उस पूरे मिक्सचर के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने एज ए बेली दोनों गुड्स को सेपरेट रखा था, मिक्स नहीं हुई थी, तो याद रखना बेलर का राइट आपकी गुड्स पे नहीं होता, बेलर का राइट सिर्फ अपनी गुड्स के ऊपर बनता है और आपको जो लॉस होगा उसके लिए वो कंपनसेट करेगा, नंबर 2। नंबर 3, गुड्स को सेपरेट किया नहीं जा सकता, तो ऑलवेज रिमेंबर बेलर और बेली दोनों के पास उस गुड्स के ऊपर अधिकार आ जाता है अपने आप से, क्योंकि सामान तुम्हारा भी है और उसका भी है, तो वो कंप्लीट मिक्सचर पे अब जो राइट सिर्फ तुम्हारा था पहले, अब वो उसका भी अधिकार बन जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? अब पढ़ने का क्या रहा है, यही बात इसमें लिखी है, ध्यान रखना। पढ़ने का क्या रहा है, पहला पॉइंट समझना, बेली नीड्स टू कीप द गुड्स सेपरेट फ्रॉम हिज ओन गुड्स। लो ने पहला कंडीशन क्या बोला भाई, पहली बात तो अपनी गुड्स को उस बेलर की गुड्स से अलग रख, नंबर 1। नंबर 2 कह रहा सुनना, ही शुड नॉट मिक्स द गुड्स अंडर द बेलमेंट विच विद हिज ओन गुड्स। वो भैया जो बेलमेंट के लिए सामान आपको मिला है ना, उन गुड्स को अपने गुड्स के साथ में ना मिलाए। इन दोनों बात का मतलब एक ही है बेटा, आगे आओ। इन केस बेली मिक्सेस द गुड, अब ये है प्रोविजन नंबर 2, अगर बेली ने गुड्स को मिक्स कर दिया किसमें, विद हिज ओन गुड्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, आपने बेलर की सहमति मांगी नहीं, विदाउट द कंसेंट, उसकी सहमति के बिना, उसकी कंसेंट के बिना, तो बोला देन बेलर आल्सो हैज एन इंटरेस्ट इन द मिक्सचर। तो क्या बोला मैंने, याद है मैंने कहा भैया पूरे मिक्सचर के अंदर अब बेलर का भी अधिकार आ जाता है। दो बात क्लियर हुई। पहली बात क्या बोला, गुड्स को अपनी गुड्स से मत मिलाओ। नंबर 2, मिला लिया तो उस केस में नाउ बेलर इज आल्सो हैविंग द राइट इन योर गुड्स आल्सो, सिर्फ अपनी अपनी नहीं, वो आपकी गुड्स में भी अपना अधिकार बनता है, रखता है। रिमेंबर, एग्जांपल और दूं, आपने कभी नोटिस किया हो, फर्नीचर तो हो गया बनने की बात, बट फर्नीचर से पहले जो लकड़ियां होती है, वुडन होती है, रिमेंबर। अब मान लो एग्जांपल के लिए मेरा काम था, मेरा बिजनेस था कि मैं फर्नीचर बनाता हूं, तो फर्नीचर का जो रॉ मटेरियल है बेटा वो इकट्ठा रखा रहता है मेरा, तो किसी बेलर ने मेरे पास में अपना कुछ सामान रखवाया, वही रॉ मटेरियल रखवाया और मैंने उसको अपने वुडन पार्ट के साथ में, लकड़ियों के साथ में मिक्स कर दिया बेटा, तो वहां पर अगर वो अलग नहीं हो सकती, मिक्स हो गई, पहचान ही नहीं सकती, तो याद रखना पूरे लोट के अंदर उस बेलर का अधिकार भी बन गया मेरे पूरे सामान के ऊपर, मेरा भी है उसका भी अधिकार बन गया। क्लियर है? आगे पढ़ना है, कह रहा सर और सुनो, कह रहा इफ द गुड्स कैन बी सेपरेटेड, लेकिन अगर क्या बोला, थर्ड प्रोविजन क्या है, अगर गुड्स को सेपरेट किया जा सकता था, डिवाइड किया जा सकता था, द प्रॉपर्टी इन गुड्स रिमेन्स विद बोथ द पार्टीज। अलग हो सकता है मतलब क्या है, तो बोथ दी पार्टी मतलब अब बेलर के पास बेलर अपनी गुड्स का अधिकार और उसके पास अपनी गुड्स का अधिकार, दोनों का अधिकार बनता है उस गुड्स के ऊपर। रिमेंबर, लेकिन देखो सिंपल सी बात, सर ये वर्ड क्या है, दोनों गुड्स को अगर सेपरेट किया जा सकता है, ये नहीं बोल रहा मिक्स नहीं किया, मिक्स कर दिया, लिसन टू मी, मिक्स कर दिया बट सेपरेट हो सकती है, मिक्स कर दिया बट सेपरेट हो सकती है, उस केस में बेलर और बेली दोनों का अधिकार बन जाता है उस गुड्स के ऊपर। वो भी कैसे, बेलर का अपनी गुड्स के ऊपर भाई और बेली का अपनी गुड्स के ऊपर। तो ये दो बोथ का मतलब ये है कि दोनों का अपनी अपनी गुड्स पे अधिकार बनता है। आगे आता हूं, बट कह रहा है बट द बेली बियर्स द एक्सपेंसेस फॉर सेपरेशन। बट याद रखना भाई, तूने मिलाया ही क्यों, तूने अपनी गुड्स के साथ में मेरे गुड्स को मिलाया है क्यों, मिक्स क्यों किया? अगर किया है तो अलग करने का तो खर्चा आएगा, सेपरेट करने का जो खर्चा आएगा बेटा, हु विल बियर, बताना मुझे। सेपरेट करने का खर्चा जो भी आएगा, तो मिक्सचर को अलग करने का खर्चा कौन उठाएगा? ये बेलर नहीं उठाएगा। गलती किसकी थी? बेली की थी। बेली ही रेस्पॉन्सिबल है, बेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता मेरे भाई। क्लियर हो गया? आगे आओ, कह रहा इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर गुड्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, बेली शेल कंपनसेट, मतलब इंडेमनीफाई करेगा, वही लॉस बियर करेगा तो किसको? बेलर को जो भी लॉस होगा उसकी गुड्स को। बोलो क्लियर हो गया? तो गुड्स को जो भी नुकसान होगा बिकॉज ऑफ सच मिक्सचर, ये गलती की वजह से, ऑलवेज बेली विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वही 4 प्रोविजन जो मैंने आपको बोले, वही इसके पार्ट है हमारे पास में। कौन सा पार्ट? मिक्सचर नहीं करना, नंबर 1। मिक्सचर कर दिया तो दोनों में अधिकार किसका आ गया? बेलर का भी अधिकार आ गया। नंबर 3, मिक्सचर सेपरेट हो सकता है तो दोनों का अपना अपने गुड्स पे अधिकार है। नंबर 4, मिक्सचर सेपरेट नहीं हो सकता गुड्स का, तो उस केस में लॉस के लिए बेली रिस्पॉन्सिबल है, बेलर आपसे राइट रखता है क्लेम करने का अपने लॉस का। इज इट क्लियर? तो कौन सा पार्ट था हमारा बेटा? कि सेपरेट नहीं करनी, अनऑथराइज यूज नहीं करना और प्रॉपर केयर करना है। समझ में आ गया? आ जाओ आगे, चलो 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 चलो, इसको ऐसे पढ़ना। हाँ बेटा आगे आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इजी पॉइंट है बेटा, इनको ऐसे पढ़ना है। नॉट टू सेट एडवर्स टाइटल, ये समझना बेटा। नॉट टू सेट एडवर्स टाइटल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्स टाइटल? देखो दिखाता हूं, बता रहा हूं, समझना ध्यान से। ये क्या लिखा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्स टाइटल? गाइस एडवर्स का मीनिंग होता है नेगेटिव।
द वर्ड एडवर्स मतलब नेगेटिव। बोला नेगेटिव टाइटल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? टाइटल बोलते हैं बेटा ओनरशिप को। एज यू नो दिस वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं। टाइटल मीन्स ओनरशिप, इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी इन गुड्स। एज पर द गुड्स एक्ट याद है ना अपने पास में, वही वाला पार्ट यहाँ चल रहा है। प्रॉपर्टी कहूं, ओनरशिप कहूं, टाइटल कहूं। तो नॉट टू सेट एडवर्स टाइटल का मतलब क्या है कि भाई बेली की एक ड्यूटी और बनती है जिसके लिए वो बाउंड है, क्योंकि ड्यूटी वर्ड का मतलब ही होता है जिसके लिए वो बाउंड होता है पर्सन। तो क्या बोला? बेली की एक ड्यूटी है भाई कि वो जो गुड्स उसको बेल की गई हैं, जो उसे गुड्स डिलीवरी दी गई है, और जिन गुड्स को उसे वापस करना है। अब सोच के देखो भाई, मेरे पास पोजीशन है, क्या मैं ओनरशिप रखता हूं क्या? नहीं भैया। तो एडवर्स टाइटल का मतलब होता है, क्या बोलूंगा? आई कैन यूज द वर्ड द टाइटल विच बिलोंग्स टू, द टाइटल विच बिलोंग्स टू द बेलर। लिख लो इस बात को, विच बिलोंग्स टू दी, मैंने कहा जहां लिखवाना है वहां लिखवाऊंगा, विच बिलोंग्स टू दी बेलर। तो इस पार्ट में लिखने का मैंडेटरी नहीं, जहां पे रिक्वायरमेंट वहां लिखो बेटा इसको। द टाइटल की क्लैरिटी मिले वर्ड का मतलब क्या है। द टाइटल विच बिलोंग्स टू द बेलर, जो ओनरशिप बेलर से बिलोंग करती है, लिखो कैन नॉट बी ऑल्टर, उसे बदला नहीं सकता। कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द बेली, बाय द बेली। बेली उस टाइटल को चेंज नहीं कर सकता, और बाय थर्ड पार्टी, या बेली की साइड से कोई पर्सन और था जिसने कर दिया, वो भी अलाउड नहीं है। मतलब भैया आप ओनरशिप चेंज करने का अधिकार नहीं रखते हो, जिसका सामान है उसी का रहेगा, आप उसकी ओनरशिप किसी और के नाम पर शिफ्ट करने का अधिकार नहीं रखते। ये नहीं है कि गुड्स आपके पास है, आपने किसी और को बेच दी। ये नहीं है कि गुड्स आपके पास है, आपने किसी और को यूज करने को दे दी। यू आर नॉट अलाउड टू डू सो, ऑलवेज रिमेंबर दिस। याद रहेगा, सामान तुम्हें दिया गया, तुम ध्यान रखोगे, किसी और की ड्यूटी नहीं बनती बेटा। क्लियर हो गया? आगे आता हूं। तो क्या था? एडवर्स टाइटल सेट ना करे, इट इज ड्यूटी ऑफ द बेलर। अदरवाइज क्या होगा? अगर किया तो क्या करूंगा? क्या बोलूंगा? इफ बेली डू सो, इफ, लिख लो, इफ बेली डू सो, अगर बेली ने ऐसा किया तो क्या होगा बेटा? इफ बेली डू सो, क्या बोलूंगा? देन द बेली विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, देन द बेली विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बेली विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो उस केस में बेटा बेली रिस्पॉन्सिबल है, बेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सर क्या एग्जांपल दोगे इसके ऊपर? देता हूं, समझो ध्यान से। बचपन की बात बता रहा हूं, बचपन की बात सुनना। मैंने उस दिन आपसे बात की थी, याद है? मैंने बताया था, याद करो, टेलर के टाइम पे बात, जब हम छोटे थे ना, उस टाइम पर कपड़े सिलवाए जाते थे हमारे पास। रिमेंबर, हमारे स्कूल की ड्रेसेज एंड ऑल ये रेडीमेड नहीं मिलती थी। रिमेंबर, तो होता क्या था भाई कि पापा लेके जाया करते थे। तो मैं क्या हमेशा क्या देखता रहा पता है? मैं टेलर की शॉप पे जाके हमेशा चीज नोटिस करता रहा कि टेलर क्या करता रहा, उसके पास बहुत सारे लोगों के कपड़े, बने हुए कपड़े जो उसने बना दिए हैं, वो रखे होते थे, वो धूल जम रही होती उनके ऊपर। ये भी नोटिस किया मैंने कि पूरा रखे हुए हैं, कोई लेके नहीं गया उन कपड़ों को। अब मुझे एक बात बताओ यारो, मैंने कोई सामान टेलर को, मैंने कोई शर्ट बनाने के लिए टेलर को बोला, फैब्रिक दिया, मैं कौन? बेलर, वो है बेली। उसने वो शर्ट बना दी, उसने वो शर्ट बना दी, और शर्ट के कलर सेम थे किसी और के साथ में, सिमिलर था। और उसने जो शर्ट, मेरी शर्ट थी, मेरा फैब्रिक था, वो किसी तीसरे पर्सन को दे दिया। समझना क्या बोल रहा हूं? वर्ड समझना। टेलर ने वो शर्ट मेरी जो मेरे लिए शर्ट बनाई थी, ये सोचकर कि वो शर्ट मेरी नहीं है, किसी और की है, उसने वो शर्ट किसी और को दे दी गलती से। वो पर्सन लेके चला गया, गायब हो गया। इसका मतलब उसने मेरी ओनरशिप किसी और को, थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर दी। गाइस प्लीज टेल मी, यहां पर बीइंग ए बेली उसने क्या किया? यहां पर बीइंग ए बेली टेलर ने क्या किया? टेलर ने एक एडवर्स टाइटल सेट कर दिया। मेरी ओनरशिप किसी और को दे रहे हो, मतलब आप एडवर्स टाइटल सेट कर रहे हो, आप ओनरशिप किसी और को दे रहे हो। तो बताओ मुझे, अगर कोई बेली ऐसा करता है तो उस सिचुएशन में क्या बीइंग ए बेलर आप उस बेली से लायबिलिटी, लॉस ले पाओगे? यस और नो? लॉस ले पाओगे? यस और नो? ले पाओगे, याद रखना। और बेली की ड्यूटी है भैया, वो आपको उस लॉस के लिए कंपनसेट भी करेगा। बोलो याद रहेगी ये बात? क्लियर है? आओ दिखाता हूं आगे। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या है? ए बेली मस्ट नॉट सेट एडवर्स टाइटल ऑफ द गुड्स बेल्ड। भैया नहीं कर सकते, चाहे वो खुद के नाम पे करो, कह रहा ऑन इज ऑन नेम, ऑन इज खुद के नाम पे करो, ऑन नेम खुद ही यूज कर लिया, और थर्ड पार्टी ना ही कहा, थर्ड पार्टी के नाम से भी नहीं कर सकते। ये बात याद रखना मेरे भाई। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? डन डन डन। आगे बढ़ू।
आगे आता हूं। कह रहा सर आगे पढ़ते हैं, फिर भी कोई देखो लिसन टू मी गाइस, इस पार्ट को ऐसे ही पढ़ना होता है, ठीक है, इस पार्ट को ऐसे ही पढ़ना है आपको, क्योंकि बहुत इजी पार्ट है नॉर्मली, इसमें कंसेप्ट नहीं है कि बोलूँ कंसेप्ट है आओ दिखाता हूँ डेफिनेशन समझाता हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें आपको प्रोविजन पढ़ना है, प्रोविजन के साथ में एग्जाम्पल फ्रेम करना, अपना तरीका ध्यान रखना। ड्यूटी लिख रहे हो तो ड्यूटी के साथ में जो प्रोविजन मैं बोल रहा हूँ, लाइनें क्या है, प्रोविजन है, इन प्रोविजन को लिखना है और लिख के अपना खुद का एग्जाम्पल सेट करना है। खुद का एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ बच्चों को, ताकि तुम्हें लॉ के ऊपर कमांड बने। कमांड कब बनती है, तुम्हें चीजें याद रहेंगी। वाइल यू फ्रेम योर ओन एग्जाम्पल गाइस लॉ में, जो मैं बता रहा हूँ तो बता ही रहा हूँ, यू कैन यूज माई एग्जाम्पल ऑल्सो, बट नहीं कर रहे हो तो अपना एग्जाम्पल जरूर बनाना बेटा, ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे हमेशा लॉ के अंदर, ठीक है। आगे आता हूँ, अगला प्रोविजन की बात करता हूँ, सुनना। क्या ये तो पढ़ ही लिया, रिटर्न द गुड्स, सेक्शन 160 161, बताना मुझे बेटा, क्या जिस दिन जिस काम के लिए तुमने सामान लिया था, दिखाता हूं, जिस पर्पस के लिए तुम्हें सामान गुड्स डिलीवर की गई थी, वो पर्पस अगर पूरा हो जाए तो क्या तुम्हारी ड्यूटी नहीं है क्या भाई, प्रॉपर केयर कर दिया, डैमेज भी तुम पे कर रहे हो, बट अगर गुड्स तुम्हारा पर्पस पूरा हो जाता है तो गुड्स की प्रॉपर डिलीवरी देना, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली और नॉट। थिंक ये क्वेश्चन पूछो अपने आप से, थिंक क्वेश्चन ऑफ योरसेल्फ, पूछो अपने आप से बेटा, क्या इट इज ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर और नॉट? ऑब्वियस देनी पड़ेगी भाई, पर्पस पूरा हुआ तो वापस दो उसको, नहीं दिया मतलब ध्यान रखना, याद करो हमने कल पढ़ा था कि अगर आप देने गए उसने नहीं लिया, बेलर ने नहीं लिया, तो गलती बेलर की है। बट सोचो आपने नहीं दिया, आपने अपने पास रखा। एग्जांपल दूं समझना, 10 दिनों के लिए 10 डेज के लिए मैं गाड़ी लेके गया था, ठीक है, बट गाड़ी 10 दिनों के बाद भी नहीं आई, मैंने गाड़ी को 15 दिन तक यूज किया, तो बेटा मुझे बताना जो एक्स्ट्रा 5 डेज मैंने यूज किया, क्या उसके लिए मुझे कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा बेलर को? या बोलूं नहीं हमारा कॉन्ट्रैक्ट 10 दिन का था, तो भैया कॉन्ट्रैक्ट 10 दिन का था, तूने एक्स्ट्रा यूज क्यों किया? तो यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस फॉर दैट, यू हैव टू कंपनसेट द बेलर फॉर दैट। रिमेंबर, याद रहेगी बात, लॉस हुआ तब भी, एक्स्ट्रा यूज किया तब भी बेटा। क्लियर हो गया? तो पढ़ते हैं बातों, क्या कह रहे हैं पढ़ना, क्या कह रहा है पॉइंट, उसी के ऊपर पॉइंट चलने वाले हैं। नंबर 1 क्या बोल रहा है, कह रहा है इट इज ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड्स विदाउट डिमांड ऑन अकम्प्लिशमेंट, मतलब पूरा होने पर, मतलब कंप्लीट होने पर। जिस दिन आपका बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया ऑफ द पर्पस या एक्सपायरेशन ऑफ टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए आपने सामान लिया था या आपका पर्पस पूरा हो गया, तो पर्पस पूरा हो गया, सामान वापस करना भाई, क्या क्यों रखा अपने पास में, अलाउड नहीं होता। अगर रखते हो तो याद रखना आपसे बेलर राइट रखता है एक्स्ट्रा पैसा लेने का, और नॉट ओनली दैट कि जो बनता है वो आपसे एक्स्ट्रा भी डिमांड कर सकता है। होता है ना एग्जांपल के लिए कि भाई हमारा सीजन का टाइम था, बेलर ने बोला हमारे सीजन का टाइम था, आपने अपने पास सामान रख लिया, हमने आपको 2000 रुपये पर घंटे का, 2000 एक दिन का दिया था, हिसाब से दिया था, अब हमारा 4000 में जाने वाला था, तो बेलर वहां पर आपसे एक्स्ट्रा पैसा भी डिमांड कर सकता है, ध्यान रखना। और उसका लीगल राइट है, वो कोर्ट पहुंच जाए और कोर्ट उसे पैसा दिलवा देगा बेटा। तो पॉइंट क्या समझ में आया कि याद रखना, काम पूरा, पर्पस पूरा, ये टाइम एक्सपायर हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पूरा हो गया, आपको सामान वापस खुद करना होगा उसको। नंबर 1। नंबर 2 क्या है पढ़ना, कह रहा सर इन केस ऑफ फेलियर टू डू सो, अगर बेली ऐसा नहीं करता है, ही शैल बी लायबल फॉर द लॉस, तो वो लॉस के लिए लायबल है। डिस्ट्रक्शन हो गया, डिटरेशन बिगड़ गया, सामान डैमेज हो गया, तो किसी भी तरह के नुकसान के लिए, बिकॉज क्या ना, विदाउट नेग्लिजेंस, इवन विदाउट नेग्लिजेंस, मतलब क्या है कि बेशक आपको ध्यान नहीं था भाई, कॉमन सेंस लगाओ ना, बेली की ड्यूटी है भाई कि सामान लिया है तो वापस करना भाई, क्यों रख के बैठा अपने पास में? समझ रहे क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो? तो पॉइंट क्या है, अगर चाहे तुम्हारी नेग्लिजेंस थी या नहीं थी, बट अगर गुड्स तुम्हारे पास है इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, इवन एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, या पर्पस पूरा होने के बाद भी, तो चाहे तुम्हारी गलती थी या नहीं थी, उसके बाद भी अगर सामान तुम्हारे पास में है, उसे नुकसान होता है, तो ये नहीं कह सकते, तुम ये नहीं बोल सकते कि कॉन्ट्रैक्ट का टाइम तो पूरा हो गया, अब नुकसान मैं क्यों झेलूंगा? तो आंसर इज नो, यू हैव टू बियर द लॉस, यू हैव टू पे द डैमेज टू द बेलर, आपको पे करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हो गया? तो पहला क्या बोला हमने भाई, पूरा हुआ, पर्पस पूरा हुआ, टाइम पूरा, वापस कर दो। अगर उस दौरान में या उसके बाद भी आपके पास सामान है और गुड्स को लॉस होता है, यू विल बी रेस्पॉन्सिबल, बेलर लॉस बेयर नहीं करेगा। आगे आता हूं, नेक्स्ट इज आगे। अब बताओ यार, एक बात बताना, रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट, सर इसका मतलब क्या है? एक बात बताओ, इसमें एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है, बड़ा फेमस एग्जांपल चलता है, बहुत पुराना एग्जांपल, ये नया एग्जांपल नहीं, बहुत पुराना एग्जांपल चलता है इसके अंदर। कि सोचो किसी ने मेरे पास मुर्गी रखी,
एक मुर्गी लेके आया था, हैन लेके आया, बोला मुर्गी संभाल लो मेरी। मुर्गी 1 महीने के लिए रखी, मुर्गी ने 1 महीने के अंदर 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दे दिया। तो बताओ ना, वो भी मुर्गी के हिस्से थे ना भाई। तो खाली मुर्गी वापस करूं या बच्चे वापस भी करने पड़ेंगे, चिक वापस भी करने पड़ेंगे मेरे को। जो चिक्स बोलते हैं, चिक्स, मुर्गी के बच्चे चिक्स, है ना, तो उनको वापस भी करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर आपके पास में, लेट्स सपोज, अगर आपके पास जो गुड्स दिया गया था उससे किसी भी तरह का बेनिफिट निकलता है, रिपीट कर रहा हूं, ड्यूरिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स, ड्यूरिंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स व्हिच इज डिलीवर्ड टू यू, इफ द गुड अकर्ड एनी काइंड ऑफ इंक्रीमेंट, उसमें किसी भी तरह इंक्रीज, इंक्रीमेंट या प्रॉफिट होता है, तो बेटा वो प्रॉफिट, वो इंक्रीमेंट, वो इंक्रीज भी आपको देना पड़ेगा बेलर को। इट इज अ ड्यूटी, या आपकी ड्यूटी है, ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। तो पता क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से, कह रहा है ए बेली शैल रिटर्न द गुड्स अलोंग विद एनी इंक्रीज और प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी इंक्रीजमेंट हुआ गुड्स के अंदर, जो आपको बेल की गई थी, वो आपको देना पड़ेगा, चाहे उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले से था या नहीं था। मतलब चाहे कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब सिंपल सी बात, पहले आपने डिसाइड किया था या नहीं किया था, वो सामान आपको वापस देना पड़ेगा। तो पढ़ने का कह रहा है, पढ़ना ध्यान से, एग्जाम्पल तो दिखाओ जो मैंने बोला आपको। कह रहा है ए लीव्स ए हैन इन द कस्टडी ऑफ बी, ए ने बी के पास एक मुर्गी रख दी, हैन गेट्स ए चिक, हैन को मुर्गी का बच्चा हो गया, तो बी ने क्या किया, बी को वो हैन के साथ में वो चिक भी देना पड़ेगा, बच्चा भी देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, हैन इज नॉट द पार्ट, एग्जांपल नहीं है, ऐसा नहीं कि मुर्गी वाला पार्ट है, बट याद रखना, इससे क्या समझ में आता है कि इफ यू हैव सम गुड्स विच इज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यू रिटर्न द इंक्रीज और इंक्रीमेंट विच यू हैव अकर्ड, विच इज अकर्ड फ्रॉम द बेलमेंट पार्ट, बेलमेंट ऑफ गुड्स पार्ट। रिमेंबर, याद रखना, गुड्स के बेलमेंट से जो भी निकल के आएगा ना एडिशनल, वो भी रिटर्न करने का अधिकार उसके पास में है, वो भी लेने का अधिकार उसके पास में, और आपकी ड्यूटी है, आपको देना पड़ेगा। यू कैन, आप अटके नहीं भैया ये तो मेरा हुआ, मेरी कस्टडी में हुआ, नहीं बेटा, नो 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 नो, कोर्ट के पास जाएगा ना अगर वो बंदा बेलर, तो आपको तब भी देना पड़ेगा। याद रखना है बात, क्लियर हो गया। तो ये था कौन सा बेटा हमारे पास में, द ड्यूटीज ऑफ बेली, बेलर हम पढ़ चुके थे, बोलो क्लियर हो गया। तो ये इतना ही पार्ट था, जितना नोट्स में दिया है उससे आपको एक लाइन भी एक्स्ट्रा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डे 1 से बोल रहा हूं आप लोगों को। चले आगे आता हूं। अब आया नंबर, ये थी ड्यूटीज की बात, अब पढ़ लेते हैं राइट्स की बात। ये पूरा चैप्टर ऐसे चल रहा है, बड़ा प्यारा टॉपिक लगता है मेरे को, स्पीडली वाला चलता है। अरे ठीक है, इसको लाइन को समझो, याद हुई, लिख दो अपने पास में। आप इन प्रोविजन को सीधा लिख सकते हो, इनमें कोई टिपिकल वर्ड्स नहीं, अगर चेक कर पा रहे हो आप लोग। बेलमेंट वाले पार्ट में टिपिकल वर्ड्स नहीं आते, कुछ ही वर्ड्स है जिनको मैं पहले लिखवा देता हूँ, ये वर्ड्स क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने बोला अब्सेंस ऑफ टाइटल वाला वर्ड लिखवा दिया, एडवर्स टाइटल वर्ड लिखा दिया, तो ये वर्ड लिखने होते हैं, रिमेंबर। अब बात समझते हैं मेरे भाइयों, राइट्स क्या है आपके बेलर के, बेलर के राइट्स क्या क्या बनते हैं। भाई ड्यूटी थी उसकी, थी, तो राइट भी बनेंगे, हाँ बनेंगे राइट्स। तो राइट क्या क्या है एक बेलर के पास बेटा, कॉमन सेंस लगाना, लगाओ दिमाग, आओ बात करते हैं। सोचो, सबसे बड़ा राइट तो यही है भैया कि वो आपसे सामान, गुड्स को वापस लेने का अधिकार रखता है। बताओ ना, राइट्स ऑफ बेलर, क्या बोलूंगा, 4 बनाते हैं, राइट्स ऑफ बेलर। एक बेलर के पास कौन कौन से अधिकार हैं, एक बेलर के पास कौन कौन से अधिकार हैं। पहला बताओ मुझे, लेट्स सपोज अगर बेली के पास जो सामान है, और अगर बेली उस सामान का अनऑथोराइज यूज करता हुआ पाया गया, एग्जांपल दूं, और एग्जांपल दूं, नया एग्जांपल, ठीक है सुनना। मैंने अपनी बुलेट बाइक सर्विस के लिए लेके गया था, ठीक है, सर्विस के लिए दे के आ गया, उसने कहा भैया शाम तक आपको बाइक मिल जाएगी सर्विस के लिए, ठीक ओके मिल जाएगी, ठीक है ओके भैया। शाम को जब मैं पहुंचा तो पता चला कि उसने कहा कि बाइक की सर्विस नहीं हुई सर कल मिलेगी। और शाम को जब मैं बोला ठीक है कल मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा था, वो नहीं माना, बोल नहीं सर आज हुई नहीं, टाइम नहीं था हमारे पास में, कल कर देंगे। बट शाम को ही जब रात को मैं घर से बाहर घूम रहा था, तो वही पर्सन जिसको मैं बाइक देके आया था, वो मेरी बाइक के ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाए घूम रहा था, है ना, मार्केट में घूम रहा था, चाट पकौड़े खा रहा था। बोला भैया क्या कर रहा है, और बाइक देखी मैंने पूरी चमकती सर्विस हो चुकी थी। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, ऐसी सिचुएशन में क्या मैं कल तक का वेट करूं कि नहीं ये दोबारा सर्विस करेगा इसकी, फिर से लेने जाऊंगा, ऐसा? आंसर इज नो। बेलर के पास ये राइट होता है। राइट का मतलब क्या कि लोन है, जो लीगल राइट थे। राइट का मतलब क्या होता है बेटा? राइट सिंपली मीन्स द लीगल राइट्स। राइट मीन्स द लीगल राइट्स। आपके लीगल राइट्स बनते हैं कि आप सामने वाले पर्सन से
अपना सामान वापस लेने का अधिकार रखते हो, नंबर 1। आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हो, नंबर 2। लिख दूं? लिखता हूं, चलो फर्स्ट लिखते हैं, नंबर 1 लिखो, चार्ट में लिखो, चार्ट में आओ बनाए चार्ट। तो पहला क्या है? राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आप चाहो तो बेलमेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप गुड्स को वापस लेने का अधिकार रखते हो, नहीं रखते हो? रखते हो। क्या बोलेंगे? सामान तो तुम्हारा ही है ना भैया, तो क्या बोलूंगा? राइट टू टेक बैक द गुड्स, राइट टू टेक बैक द गुड्स। आप सामान को वापस लेने का अधिकार रखते हो, रखते हो। नंबर 3 बताओ मुझे, अगर गुड्स को कोई लॉस हो गया बेटा ड्यूरिंग द पोजीशन विद द बेली, बेली के पास जब गुड्स थी और गुड्स को कोई लॉस हो गया, तो क्या वो लॉस लेने का अधिकार भी, कवर करने का अधिकार तुम्हारे पास है या नहीं है? है। तो क्या बोलूंगा? राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस, राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। आपके पास डैमेज लेने का अधिकार भी है, डैमेजेस अकर्ड टू द गुड्स, अकर्ड टू द गुड्स। सामान को जो नुकसान हुआ वो भी लेने का अधिकार है। अभी कुछ देर पहले आपने सीखा था कि अगर बेली ने गुड्स को अपनी गुड्स के साथ मिला दिया, मतलब क्या बोलूंगा? इन केस ऑफ मिक्सचर, इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ गुड्स, अगर सामान को अपनी गुड्स में मिला दिया, इन केस ऑफ मिक्सचर बाय द बेली, बेली ने अगर मिक्सचर कर दिया गुड्स का, तो आपने क्या सीखा कि बेलर के पास ये राइट है कि वो उस पूरे मिक्सचर में अपना क्लेम, राइट क्लेम कर सकता है। क्या बोलूंगा सर? क्या बोलूंगा? द बेलर इज हैविंग ए राइट टू शेयर द मिक्सचर, राइट टू शेयर द बेनिफिट ऑफ मिक्सचर, कि वो पूरे मिक्सचर का बेनिफिट ले सकता है, ये ध्यान रखना। और बताओ, सोचो यारो, डैमेज लेने का अधिकार था, बट सोचो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज है, इन केस, क्या बोलूंगा? 5th लिखता हूं, नोट करना, 5th लिखो, इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। मैंने अभी बता दिया आपको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस का मतलब होता है बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस का मतलब होता है जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिफाइन नहीं था, जिसके बारे में। अब एग्जांपल मुझे बताओ, जब मैं गाड़ी लेके गया था तो गाड़ी चलेगी तो थोड़ी बहुत तो घसेगी ना भैया, सिंपल सी बात। गाड़ी चलेगी तो हवा भी कम होगी उसकी, पंचर भी हो सकता है कई गाड़ी, होता है ना भैया। बट ये तो ऑर्डिनरी पार्ट हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? एक्सीडेंट करके ले आया मैं, ठोक के ले आया गाड़ी को, तो वो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट है। तो क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ तो क्या उसके लिए भी बेलर क्लेम कर पाएगा? आंसर इज यस, बेलर इज हैविंग ए राइट टू क्लेम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस के लिए क्या मिलेगा? क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेजेस। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज लेने का अधिकार भी उसके पास बनता है। तो ये राइट्स किसके हैं बेटा? ये राइट बेलर के बनते हैं। मुश्किल थे क्या? उल्टा उसके अपोजिट राइट्स के बनते हैं। डन है। ये चार्ट बना दिया, इसको क्लिक कर लो बस, ठीक है। ये जो मैंने लिखवाया मेन प्रोविजन है। आओ दिखाता हूं क्या क्या है। चलो आते हैं। पहला बोला कह रहा सर राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। पहला तो ये आ गया भाई, बेलर के पास ये अधिकार है कि वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन कब बेटा? जब मन के तब? नो बेटा, नो। ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अनलेस बेली ने कोई गलती की ही नहीं, तो उस केस में ऐसा नहीं कि आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दोगे। ऐसे केस में करोगे तो बेली का राइट बनता है आपके केस में। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर चल रहा है, बेली ने कोई अनऑथराइज यूज नहीं किया, बेली ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ऐसे केस में तो बेलर के पास राइट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का। फिर भी करता है, ऐसे केस में करता है, तो बेलर को डैमेज देना पड़ेगा, मिलेगा नहीं कुछ भी। बट रिमेंबर, जो मैंने एग्जांपल नंबर 2 दिया आपको बाइक वाला, कि मैकेनिक लेके घूम रहा था बाइक मार्केट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के ना, पीछे बैठा के ना, हाँ चलो 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 घूमते हैं, जानू बाबू घूम रहा था बेटा। तो ऐसे केस में क्या है भैया? अनऑथोराइज यूज या नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वहां पर टर्मिनेट करने का अधिकार मेरे पास बनता है। तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ना कह रहा सर सुनो, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। यहां वॉइड नहीं लिखा, क्या लिखा? वॉइडेबल। भैया सिंपल सी बात, कॉन्ट्रैक्ट था, मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का अधिकार रखता हूं। मैं बोलूंगा भैया मैं हूं अग्रीड पार्टी, मुझे नुकसान हो रहा है, मेरा सामान यूज हो रहा है बिना बात के, बिना ऑथराइजेशन के। तो क्या कह रहा है? इफ द बेली डज एनी एक्ट, बेली ने अगर ऐसा कोई भी काम किया विद रिगार्ड टू द गुड्स, जो गुड्स उसको दी गई थी, विच इज इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ बेलमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इनकंसिस्टेंट का मतलब यहां पर क्या है बेटा? यहां पर इनकंसिस्टेंट का मतलब है
अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, लिख लो, इट मींस अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उनके अलावा, उनके अगेंस्ट में, उनके कॉन्ट्रेरी में, वर्ड यूज कर सकता हूं, कॉन्ट्रेरी, उनके अगेंस्ट में, उनके कॉन्ट्रेरी में अगर उसने कोई ऐसा काम किया तो याद रखना ऐसे किसी काम के लिए, ऐसे किसी काम के लिए बेलर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और वॉइडेबल कर सकता है। तो ऑप्शन पूछ सकता है, बताओ भैया कि वो वैलिड होगा, वॉइडेबल हो, क्या होगा, क्या बोलूंगा, एग्जांपल दूं, इफ बेली फाउंड टू यूज द गुड of under a bailment, remember, without any authorization for some purpose which is not authorized by the bailor, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, क्या बनेगा, वॉइडेबल। वॉइडेबल क्या होता है, सिंपल सी बात, जब सामने वाली पार्टी क्लेम करेगी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का तो कॉन्ट्रैक्ट जो बन चुका है वो टूट जाएगा। और टूटने के केस में रखना, ऐसे केस में डैमेज कौन भरेगा, बेली भरेगा, बेलर को, बेलर नहीं भरता, ध्यान रखना, ऑब्वियस पता हमको ये बात तो है ना। आओ नेक्स्ट पे आओ बेटा, अगला कह रहा है, ये हमने पढ़ लिया, रिटर्न द गुड्स, बताओ ना, इट इज ड्यूटी थी किसी बेली की, बट थिंक अबाउट, अगर बेली ने टाइम से गुड्स को वापस नहीं किया तो क्या राइट टू टेक बैक द गुड्स, गुड्स को वापस लेने का अधिकार बेलर के पास है या नहीं है, है सर, क्या बोलेंगे, व्हेन द गुड्स आर बेल्ड फॉर कंसिडरेशन, एज यू नो द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन गाइज, जिस सामान को आपने दिया उसके लिए कोई अमाउंट रखी थी, ऑब्जेक्ट एंड अमाउंट, ऑब्जेक्ट एंड अमाउंट, यहां पर कोई सर्विस काउंट नहीं होती ना, सर्विस इज नॉट ए पार्ट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट में हमेशा गुड्स मिलेगी, वो भी मूवेबल गुड्स मिलेगी आपको। तो क्या बोला, व्हेन द गुड्स आर बेल्ड फॉर कंसिडरेशन द बेलर हैज अ राइट टू डिमांड देयर रिटर्न्स, वो चाहे, सिंपल उसका राइट है ना भैया कि वो उसको वापस मांग सकता है, एज एंड व्हेन ही वांट्स, इवन ही लेंट देम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और पर्पस। याद रखना बेटा, वो अपना सामान वापस मांगने का अधिकार रखता है, चाहे उसने वो सामान एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया था। हालांकि ध्यान रखना, अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया था और अगर बेली प्रॉपर यूज कर रहा है, प्रॉपर केयर कर रहा है और तब आप मांग रहे हो बीच में, तो उस केस में बेली का नुकसान आप भरोगे, ध्यान रखना। लेकिन याद रखना, टाइम पूरा हो गया, गुड्स के पास जो रखी थी, टाइम पूरा हो गया, पर्पस पूरा हो गया, तब भी वापस नहीं दिया, तो आप लीगल तरीके से भी गुड्स वापस लेने का अधिकार रखते हो। व्हाई आई एम सेइंग लीगल तरीके से, इसका मतलब है कोर्ट में केस डाल दोगे उसके ऊपर आप, याद रखना। आगे आता हूं, नेक्स्ट कौन सा बेटा, राइट टू श्यू बेली। अब बताओ, बेली के साथ जो भी डैमेज की बातें चल रही है हमारी कि नुकसान लोगे, अब बेली ने अगर आपका डैमेज पे करने से मना कर दिया तो क्या करोगे भैया, गुड्स देने से मना कर दिया या नुकसान पे करने से मना कर दिया, तो ऐसे केस में क्या करोगे, गुंडा निकला, बताओ बेली गुंडा का, जान से मार दूंगा, बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे। तो ऐसे केस में मैंने सिंपली क्या बोला, लीगल एक्शन लेने का मतलब क्या है, लीगल एक्शन लेने का मतलब यही होता है कि आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। और लॉ के अंदर आई एम यूजिंग द वर्ड लीगल रिलेशनशिप, लीगल एक्शन, इट ऑलवेज मीन राइट टू फाइल ए शूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपके पास ये राइट होता है कि आप सामने वाली पार्टी पे केस फाइल कर सकते हो। चले क्या पढ़ना, कह रहा सर द बेलर हैज द राइट टू शू, एक दाम में डबल डी लगा हुआ है, हैज द राइट टू शू बेली, वो बेली पे केस फाइल कर सकता है, किसके लिए, फॉर एनफोर्सिंग ऑल द लायबिलिटी एंड ड्यूटी टू हिम, जो लायबिलिटी ड्यूटी बनती है उसकी, उन सबको पूरा करने के लिए। जैसे एग्जांपल पढ़ा ना, ड्यूटी तो बेली, तो जो ड्यूटी थी अगर वो ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, एग्जांपल सामान वापस नहीं दे रहा, गुड्स रिटर्न नहीं कर रहा, डैमेज पे नहीं कर रहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस पे नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो केस डालकर भी, कौन, बेलर बेली पे केस डाल करके भी ये सारे बेनिफिट वापस ले सकता है कोर्ट के अंदर। रिमेंबर, आ गया हो तो कौन कौन से पार्ट है पढ़ लो, बेसिक वही पॉइंट है सारे सारे। कह रहा समझना, पहला वन क्या कह रहा है, राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर लॉस कॉज टू द गुड्स बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द बेली। हम पहले आ चुका पॉइंट कि भैया बेली की नेग्लिजेंस की वजह से, सुनना, बेली की नेग्लिजेंस की वजह से, द वर्ड इज नेग्लिजेंस मतलब क्या होता है, नेग्लिजेंस मतलब इग्नोरेंस, उसकी इग्नोरेंस की वजह से। सर ये किसके लिए आता है वर्ड, बेटा जनरली क्या होता है, जब किसी पर्सन के पास कोई सामान होता है ना, गुड्स होता है, और अगर उसने अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं किया होता तो कहा जाएगा उसने इग्नोर किया, इग्नोरेंस किया, ध्यान नहीं दिया। तो उसकी इग्नोरेंस की वजह से जो लॉस होता है गुड्स को, उसके लिए कंपनसेशन लेने के लिए भी उसके पास राइट है कि वो केस फाइल करेगा, शूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, वो कोर्ट में केस फाइल कर देगा बेलर और पैसा मिल जाएगा उसको, ध्यान रखना। क्योंकि एक चीज समझना, मैं आई एम सेइंग पैसा मिल जाएगा, इसका मतलब ये होता है कोर्ट दिलवाएगा ही दिलवाएगा। लॉ पढ़ने का फायदा होता क्या भाई, लॉ पढ़ने का बिगेस्ट बेनिफिट यही है कि यू नो
बिफोर द कोर्ट जज, कोर्ट डिसाइडेड। इन शॉर्ट, कोर्ट जजमेंट क्या देगा, डिसीजन क्या देगा, ये आपको पहले से पता है। अगर ये सब चीजें एक्चुअल में भी हुई ना, ये सब एक्चुअली है, तो कोर्ट जज अपनी मर्जी, फिल्मों की तरह नहीं होता कि जज का मन किया, जो मन आएगा वो बोलेगा, ऐसा नहीं होता भाई। वो बॉलीवुड पिक्चर हटा दो साइड से, पिक्चर के अंदर वो पिक्चर माइंड में क्लियर कर दो अपने पास में। जज हमेशा वही बोल सकता है, बोलेगा नहीं, बोल सकता है, डिसीजन दे सकता है जो एक्चुअली लॉ में लिखा हुआ है। क्योंकि जज के पास ये पावर नहीं है कि वो लॉ बदल देगा बेटा। क्योंकि देश में लॉ पार्लियामेंट चलता है, कोर्ट सिस्टम उसको सिर्फ फॉलो करवाता है, याद रखना। अब पढ़ना क्या कह रहा, दूसरा पढ़ना, कह रहा है राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर अनऑथराइज्ड यूज। ये पढ़ लिया भाई, केस फाइल कर दोगे अगर अनऑथराइज्ड यूज कर रहा है तो। नेक्स्ट, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स, सामान वापस मांग सकता है और नहीं दिया तो केस डाल। ये सारे पॉइंट कौन से, जिसमें शूट मतलब शूट कैन बी फाइल, शूट कैन बी फाइल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जहां पे शूट केस डाल सकता है इन सब केस के अंदर। और क्या है, राइट टू एनी एक्रीशन ऑफ द गुड्स। सर एक्रीशन क्या होता है बेटा, एक्रीशन का मीनिंग होता है इंक्रीज और इंक्रीमेंट। जो पता हैन वाला मुर्गी वाला केस पढ़ा था, एक्रीशन मींस एनी इंक्रीज, मतलब एनी इंक्रीज और इंक्रीमेंट। जो सामान आपने बेल किया था उसमें कोई भी इंक्रीज हुआ तो वो लेने के लिए भी केस डाल सकते हो। नेक्स्ट इज राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर अनऑथराइज्ड मिक्सिंग। अगर सामान को मिक्स कर दिया जिसके लिए ऑथराइजेशन नहीं दिया गया था तो बेटा ऐसे केस में भी आपके पास ये अधिकार बनता है। तो ये था हमारा कौन सा पार्ट बेटा, राइट्स ऑफ बेलर बेली। मैं काम करूंगा इस पार्ट के अंदर, फाइंडर ऑफ गुड्स वाला पार्ट और बेली वाला पार्ट है, ये दो पार्ट है खाली, ठीक है, छोटा सा पार्ट है। इस पार्ट को मैं सेपरेट क्लास में कवर करूंगा, वरना नेक्स्ट क्लास में बहुत छोटा टॉपिक बच जाएगा हमारे पास में। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारे पास में, फिर हम इसके ऊपर लेके आऊंगा प्लेस वाला पोर्शन। तो नेक्स्ट क्लास में आपका प्लेस वाला पोर्शन भी खत्म, क्योंकि प्लेस बड़ा नहीं है आपके सिलेबस में, छोटा सा पार्ट है। तो एक क्लास में प्लेस वाली क्लास पूरी खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, बाय गाइस, टेक केयर।